अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 26 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, पूरे सेशन को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और चेकआउट कीजिए क्योंकि काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं 26 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का हाल ही में शिलान्यास किया। यह परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करते हैं जिसका हाल ही में शिलान्यास किया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। इन इंडिया अगर हम देखें तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना मानी जाती है केन बेतवा लिंक परियोजना, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने 2005 से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। 2005 में यह आइडिया आ चुका था केन बेतवा लिंक परियोजना का, इसलिए भारत में नदी जोड़ो परियोजना के तहत पहली नदी जोड़ो परियोजना अगर पूछी जाती तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना होती। अब भारत के पीएम ने इसका शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। देखिए यहां पर बेतवा और केन नदी को आपस में नहर के माध्यम से जोड़ा जाने वाला है। बेतवा नदी की बात करें तो एमपी के रायसेन जिले में बेतवा नदी का उद्गम होता है। यह उत्तर की ओर बहती है और यूपी जाती है बेतवा नदी। केन की बात करते हैं तो एमपी में कटनी जिले से केन नदी का उद्गम होता है और यह भी उत्तर की ओर बहते हुए यूपी जाती है। अब इन दोनों को जिस नहर के माध्यम से जोड़ा जाने वाला है वो नहर गुजरती है दोनों को लिंक करने के लिए, दोनों नदियों को यह लिंक करती है। यहां पर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि केन नदी किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो एमपी में एक नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क, जहां से केन नदी बहती हुई दिखाई देती है। तो पन्ना नेशनल पार्क से केन नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। पन्ना नेशनल पार्क में ही केन नदी पर एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है पांडव जलप्रपात। तो केन बेतवा लिंक परियोजना एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। 25 दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक डैम है दोधन डैम, याद रखिएगा पूरे प्रोजेक्ट का शिलान्यास नहीं किया, यहां पर एक डैम का शिलान्यास किया है, दोधन डैम इसको नाम दिया गया है। ठीक है, यह बांध जो है केन नदी पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में और पन्ना जिले की सीमा पर बनाया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना दिसंबर 2021 में इसे यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने इस पर एक समझौता किया था पहले 2005 में, लेकिन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जल के बंटवारे या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बंटवारे को लेकर, तो उन पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो ये प्रोजेक्ट अभी तक डिले चल रहा था। अब फाइनली इसके डैम का एक शिलान्यास किया गया, दोधन डैम, जिसका शिलान्यास किया गया है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक है, देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है ना, नहर के माध्यम से दो नदियों को यहां पर जोड़ा जा रहा है। टोटल प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 44,605 करोड़ रुपए है। 90% जो इस परियोजना का खर्च है वो केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार को देना पड़ेगा। पावर जनरेशन कितना होगा? 130 मेगावाट है ना, इसमें 103 मेगावाट जल विद्युत है और 27 मेगावाट तक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती हुई हमको दिखाई देगी। आगे प्रॉफिट, बुंदेलखंड रीजन को प्रॉफिट होने वाला है केन बेतवा लिंक परियोजना का। बुंदेलखंड अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एरिया में फैला हुआ है बुंदेलखंड रीजन, तो यह सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस रीजन को। यहां पर सिंचाई के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का यूज किया जाएगा। तो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। आगे आएंगे, दिसंबर 2024 में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया?
तो दिसंबर 2024 में बिहार के राज्यपाल की बात करें तो ये अपॉइंट किए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के राज्यपाल हैं। अभी रिसेंटली भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 5 अलग अलग राज्यों में नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं। इनमें से केरला के गवर्नर अभी तक आरिफ मोहम्मद खान थे, इनको अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के स्थान पर बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। तो 5 राज्यों में बिहार के गवर्नर हो गए आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर हो गए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ओडिशा के गवर्नर हो गए डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, मिजोरम के राज्यपाल हो जाते हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, और मणिपुर के राज्यपाल बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अजय कुमार भल्ला। मणिपुर में हिंसा की स्थिति है तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग स्टेट में नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं भारत में। अब आपको अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 155 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है, और इसके अकॉर्डिंग भारत में राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। राज्यपाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक पद है, मतलब जब तक राष्ट्रपति सामान्य परिस्थिति में 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे एक राज्यपाल उनके पद पर बना रहेगा। प्रेसिडेंट कभी भी राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अपॉइंट भी कौन करता है, तो भारत के प्रेसिडेंट ही राज्यपाल को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट है ना, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और हटा भी सकते हैं कभी भी भारत के प्रेसिडेंट किसी भी राज्य के राज्यपाल को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं, कल भी मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्म किया था कि आप सभी के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर की सेल शुरू हो गई है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। तो आप दोनों ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, चेकआउट कीजिए। सारे कोर्सेस आपको क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर मैं आपको देना चाहता हूं, देखिए आप सभी के लिए आरंभ बैच जो है हमारी सिविल सर्विसेज के लिए, वो आपको यहां पर केवल 99 रुपीज में अवेलेबल है। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आप 100 आवर जीएस का कोर्स अवेल करते हैं तो आप आरंभ को 99 रुपीज में यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए हमारा बैच है। यहां पर आप कूपन कोड यूज कीजिएगा new25, और उसके बाद आपको आरंभ बैच 99 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी हर्डल है आपको अवेल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे दिया गया है, इस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। और इसके अलावा आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सारे कोर्सेज आपको अभी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में वहां पर अवेलेबल हो रहे हैं। चलिए आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 दिसंबर को भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को भारत में जो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी की यह जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के फॉर्मर पीएम रहे हैं, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है, गुड गवर्नेंस डे। वैसे 24 दिसंबर तक भारत में गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया है, यह भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। और गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एक रेफरेंस क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे देता हूं। यह है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, तो इनके जन्म जयंती के रूप में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। देखिए गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट की जितने भी यूनिट है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना, है ना। लोगों को जो गवर्नमेंट सर्विस मिल रही है वो पूरी तरीके से फेयर तरीके से मिले, ट्रांसपेरेंट मिले, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए गवर्नमेंट की, जनता के प्रति पार्टिसिपेशन होना चाहिए जनता का गुड गवर्नेंस में। तो इन सभी को एक सूत्र में पिरोता है गुड गवर्नेंस डे, है ना। तो ऑल ओवर जो गवर्नमेंट के वर्क है ना वो फेयर तरीके से हो, गुड गवर्नेंस, जनता गवर्नमेंट से खुश हो और गवर्नमेंट जनता से खुश हो, दैट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस।
तो गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यहां पर हमको बात कर लेना चाहिए। 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भारत के 10वें पीएम रहे हैं। वैसे 3 बार पीएम का पद इन्होंने होल्ड किया है। पहली बार 13 दिन के लिए बने थे 1996 में। उसके बाद 1998 से 1999 में 13 मंथ के लिए बने और फिर इन्होंने 5 साल का कार्यकाल 1999 से 2004 तक पूरा किया था। भारत के 10वें पीएम। समाज सेवा के क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो योगदान है उसके कारण 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा 1994 में इन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है 1994 में, और 2015 में भारत रत्न। इतने अच्छे नेता थे कि विपक्ष बोलता था, जो विपक्ष मतलब ये बीजेपी के थे, तो जो अपोजिट पार्टियां थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक वक्तव्य यूज करती थी, गलत पार्टी में सही आदमी। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सबसे टर्म्स बहुत अच्छे थे अटल बिहारी वाजपेयी के, बहुत ही अच्छे नेता थे। ठीक है, तो इनका जो जन्म दिवस है 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। आगे आएंगे। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना स्थापित किया गया है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। क्या नाम दिया गया? अभय प्रभावना। पूरी तरीके से डिजिटल म्यूजियम है इंडिया का, है ना। दुनिया भर के दर्शकों के लिए हाल ही में से खोला गया है। एक्चुअल में महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले में जो मुंबई पुणे हाईवे है वहां पर इंद्रायणी रिवर के किनारे ये डिजिटल म्यूजियम देखने को मिलता है, जो कि स्पेशली जो जैन धर्म है उससे संबंधित, है ना, इतिहास को दर्शाया गया है। जैनिज्म जो है उसके इतिहास को दर्शाया गया है। उसके अलावा जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए हैं उनके बारे में यहां पर जानकारी देखने को मिलती है, इस म्यूजियम में देखने को मिल जाएगी। डिजिटल म्यूजियम है भारत का पहला, है ना, अभय प्रभावना। कहां पर? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में। इसे फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसॉफी कल्चरल एंड हिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। संस्थान छोड़ दो किसने बनाया, लेकिन यह याद रखना कि पहला डिजिटल म्यूजियम जो कि पूरी तरीके से डिजिटलाइज है, कौन सा है? तो यह है अभय प्रभावना। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में, पुणे जिले में। 86th सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में मेंस सिंगल का खिताब जीता एम रघु ने। भारत के बैडमिंटन प्लेयर है एम रघु, इन्होंने मेंस सिंगल का खिताब जीता है। आयोजन कहां हुआ चैंपियनशिप का? तो 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन करवाया। यहां पर मेंस सिंगल का टाइटल कर्नाटका के बैडमिंटन प्लेयर एम रघु ने अपने नाम किया। तो एम रघु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, किस राज्य से आते हैं? तो ये कर्नाटका से ही आते हैं। फाइनल मैच में इन्होंने कर्नाटक के ही मिथुन मंजुनाथ को हराकर यह खिताब जीता है। इस चैंपियनशिप में, मतलब 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में विमेन सिंगल का जो खिताब है वो हरियाणा की बैडमिंटन प्लेयर देविका सिहाग ने अपने नाम किया। तो मेन सिंगल और विमेन सिंगल दोनों आपको यहां पर पता चल गए। 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 आयोजन हुआ है कर्नाटक में। आयोजन करवाता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो सीनियर बैडमिंटन खिलाड़ी है उनका एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। दिसंबर 2024 में जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया? तो गुहानाथन नरेंद्र ये हाल ही में चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए भारत के उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में। वैसे कल के सेशन में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में भी बताया था, करेंगे बात। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस है गुहानाथन नरेंद्र, जिनको हाल ही में उत्तराखंड राज्य का, उत्तराखंड के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। इनके पहले अभी तक उत्तराखंड राज्य की चीफ जस्टिस थी रितु बहारी।
इनकी विशेषता है कि उत्तराखंड राज्य का जो हाईकोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रीतू बाहरी थी, लेकिन अब इनके स्थान पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र को अपॉइंट किया गया। वैसे 2024 में जो अलग अलग स्टेट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए, अगर हम उनकी बात करते ना, तो कल मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस एमएस रामचंद्र राव, दिल्ली हाईकोर्ट के मनमोहन सिंह, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अबास्तान। इनके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। हमारा क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस से है, तो एक कौन बने? गुहानाथन नरेंद्रन। किसके स्थान पर? रीतू बाहरी के स्थान पर। आगे आ जाएं। भारत की किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा बुक छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी लिखी गई है? देखिए, ये बुक लिखी है अभिजीत बनर्जी ने, बहुत ही फेमस एक इकोनॉमिस्ट है, इंडियन मूल के अमेरिकी इकोनॉमिस्ट है। नोबेल पुरस्कार मिल चुका इकोनॉमिक्स में 2019 में। किसको? अभिजीत बनर्जी को। इन्होंने एक बुक लिखी है, इकोनॉमिस्ट तो है ही। इन्होंने जो बुक लिखी है ना, उसका नाम क्या है? छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। छौक जो वर्ड है ना, मतलब आपने सुना होगा उत्तर भारत में यूज करते, छौंक लगा देना, तड़का लगा देना। तेल में जब तेल गर्म होता है ना, तो प्याज और मिर्ची वगैरह लेके कैसा झोंका मारते हो? छौंक लगा दिया ना, फिर खांसी भी चलती है। तो ये पर्टिकुलर वर्ड को यूज किया गया है, छौंक, तड़का लगा देना, छौंक लगा देना। तो छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये बुक लिखी है अभिजीत बनर्जी ने, नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी। अब आप बोलेंगे कि सर ये इकोनॉमिस्ट है, बुक का नाम छौंक रखा है। एक्चुअल में इन्होंने जो बुक लिखी है ना, उन्होंने क्या किया है पता है? भारतीय भोजन कला के आधार पर इकोनॉमिक्स को समझाने का प्रयास किया। भारतीय भोजन कला के ऊपर यह बुक लिखी है, और कवि ने यहां पर बताया है, जो राइटर है उन्होंने बताया है कि भारतीय पकवान भारत के समाजशास्त्र और जो इकोनॉमिक्स से जो सोसाइटी है उसको कैसे जोड़ते हैं। तो ऑल ओवर इकोनॉमिक्स पर ही फोकस है, लेकिन यूज किया गया है भारतीय भोजन पद्धति को, कि भाई कैसे भोजन पद्धति राज्यों को आपस में इंक्लूड कर रही है, मर्ज कर रही है, और कैसे सोसाइटी पर और इकोनॉमिक्स पर इसका इफेक्ट आता है। तो इन सभी चीजों को नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने अपनी बुक में बताया। छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है। इस बुक को लॉन्च किया गया है कुछ समय पहले। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विनर है, अमेरिकी अर्थशास्त्री है वर्तमान में, पर ये भारतीय मूल के हैं। 2019 में इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया जा चुका है। इसके अलावा व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, पुअर इकोनॉमिक्स, ये बुक भी अभिजीत बनर्जी की बुक है। विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा नेक्स्ट ईयर भारत के बिहार राज्य में। विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप है ये, कहां पर? बिहार राज्य में। वैसे दूसरी बार बिहार में आयोजित की जा रही विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप। इसके पहले 2012 में भी बिहार में विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा चुका है। अब 2025 में एक बार फिर से बिहार राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा, और यहां पर 14 देशों की जो कबड्डी टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली है। विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है, शुरुआत की गई थी 2012 में, और इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 2025 में आयोजन कहां पर? विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप का भारत के बिहार राज्य में। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे का जो इनॉग्रेशन किया गया भारत के महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। देखिए, बायो बिटुमेन का मतलब यहां पर जो कृषि कचरा होता है, जैसे पराली भी अब बोल सकते हैं, जो जैविक पदार्थ का कचरा होता है ना, उनका यूज करके डामर में मिक्स करके एक नेशनल हाईवे का निर्माण करना। तो डामर में मिक्स किया, एक जैविक पदार्थ है, कृषि कचरा है,
इसे कहा जाता है बायो बिटुमेन। तो बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे है भारत का पहला, जो कि बनाया गया है कहां पर, महाराष्ट्र राज्य में। अब यहां पर यह समझिएगा कि पूरा हाईवे नहीं बनाया गया है, एक हाईवे है महाराष्ट्र में, नागपुर मंसार नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया गया कि 1 किलोमीटर का जो हाईवे का एरिया है ना, उसमें से 1 किलोमीटर हाईवे में 15% बायो बिटुमेन का यूज किया गया डामर के साथ, और 1 किलोमीटर का हाईवे इंक्लूड किया गया, बनाया गया है। 1 किलोमीटर हाईवे, पूरा नहीं, पूरे में तो प्योर डामर का यूज किया गया, लेकिन 1 किलोमीटर के एरिया में जो डामर डाला गया उसमें 15% बायो बिटुमेन का यूज किया गया। ठीक है, तो यह हो जाता है भारत का पहला बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत के पहले बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे का इनॉग्रेशन किया गया। अब फसल अवशेष, जैसा कि मैंने आपको बताया, कृषि का जो कचरा होता है, पराली वगैरह, फसल अवशेष, उसका यूज किया गया है। तो अवशेष से बना हुआ है, फसल अवशेष से। अब यहां पर भाई ऐसा क्यों किया गया, तो भाई अगर फसल का अवशेष यूज कर रहे हैं तो भाई निर्माण लागत में कमी आएगी और ज्यादा टिकाऊ है ना, सस्टेनेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, टिकाऊपन ज्यादा है इसमें, इको फ्रेंडली है, क्योंकि भाई नेचर का ही जो कचरा है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट है, उसी का यूज किया जा रहा है। और जो डामर की जो पारंपरिक सड़कें हैं उसकी तुलना में ये ज्यादा समय तक टिक सकता है। इको फ्रेंडली बायो बिटुमेन सड़कें। तो आपको समझ में आ गया कि खेत का कचरा या जैविक पदार्थ से इस हाईवे का निर्माण किया गया है। पूरा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भारत का पहला जैविक पदार्थ से या फिर बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे कहां पर बनाया गया, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। दिसंबर 2024 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने K9 वज्र टी, जो कि एक स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने हैं, तोपे हैं, इनके लिए समझौता किया है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी के साथ, है ना। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना, मजबूती प्रदान करना मुख्य उद्देश्य कि इंडियंस कंपनी को ही नॉर्मली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सारे प्रोजेक्ट दिए जा रहे। इसी के तहत K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने की खरीद के लिए समझौता हुआ है लार्सन एंड टर्बो के साथ। ठीक है, 7,628 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 7,628 करोड़ 70 लाख रुपए की यह डील है, जो कि की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री एंड लार्सन एंड टर्बो के द्वारा, इनके मध्य हुई है। K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने की बात करें कि ये क्या है, तो इनकी मारक क्षमता 28 से लेकर 38 किलोमीटर तक की, मतलब लॉन्ग रेंज में दुश्मन के अदर जो टैंक है, जो अदर इक्विपमेंट है ना, जो भी आर्म्स है विपक्षी दल के, दुश्मन के, उनको लॉन्ग रेंज में निशाना बनाकर खत्म करने की काबिलियत रखते हैं K9 वज्र टी तोप, है ना। तोप तो देखी होगी। तो ये उच्च मारक क्षमता वाले, सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ K9 वज्र टी तोपे हैं, जिनके साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने समझौता किया है लॉर्सन एंड टर्बो के साथ। ठीक है, तो यहां पर हमने 26 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। अब हम आएंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। आइए देखते हैं। दिसंबर 2024 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन बने? न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम आंसर है। दिसंबर 2024 में फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया 2005 में। किसको? श्याम बेनेगल। हाल ही में इनका निधन हो गया। किस दिन नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को, नेशनल कंज्यूमर डे। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा मलेशिया में। दिसंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए? तो यह अपॉइंट किए गए हैं GS संधवालिया।
निम्न में से किसे पब्लिक लीडरशिप के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया एस जयशंकर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर। 30 दिसंबर को इसरो अपना स्पेडेक्स मिशन किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो PSLV C60 के माध्यम से। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कुल कितने राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की झांकियों को शामिल किया गया है? तो 15। हाल ही में चर्चा में रही पनामा नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया कोलकाता एयरपोर्ट पर। आंसर सी। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने समझे थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। भारत के सबसे दक्षिण में कुंभ का मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें ना, तो सबसे दक्षिण जो कुंभ लगता है वो लगता है नासिक में, गोदावरी नदी के तट पर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने, जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था। संविधान लागू होने तक भारत की व्यवस्था को किस एक्ट के माध्यम से संचालित किया गया? तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था और 1947 के उस एक्ट में कहा गया कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, भारत की व्यवस्था को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से चलाया जाएगा। तो 1935 के एक्ट के माध्यम से भारत की व्यवस्था को चलाया गया था 1950, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था या किसे प्रदान किया गया था? किस फीमेल फुटबॉलर को बेलन डी और अवार्ड 2024 दिया गया? और रतन टाटा को पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था? तीनों ही क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।